हिंदी है ना, क्लास 12 के बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी का जो पहला आपका कविता वाला चैप्टर है कड़बक, ठीक है ना, पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है कड़बक, जो कि लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए सबसे अच्छी व्याख्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपने कवि के बारे में, ठीक है ना, जिससे हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं आपके मतलब ये एग्जामिनेशन में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जायसी जो थे ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा किस शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के। ऐसे निर्गुण भक्ति धारा जो है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, है ना, 3 शाखाएं लगभग हैं प्रेम मार्गी। ये निर्गुण भक्ति धारा की लगभग 3 शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा है आपका प्रेम मार्गी शाखा। तो उसी के ये मतलब प्रमुख कवि हैं, ठीक है। अगर जायसी जी के जन्म की बात करें तो इतना कंफर्म जन्म तो नहीं है इनका, ठीक है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1492 के करीब में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। हो सकता है अलग अलग जगहों पे ये डेट आपको चेंज मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके बुक वाले डेट को ही लिया है, ठीक है। 1492 के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है जायस, ठीक है, तो उसी जगह पे ये हुआ था इनका जन्म, जायस नाम के जगह पे। और इसी कारण से इनको आई थिंक जायसी कहा जाता है, ठीक है ना। अब मतलब कि जायस नगर पे इनका जन्म हुआ था, जायस नगर में, और इसी कारण से इनको जो है जायसी बोला जाता है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। उनके पिताजी का नाम जो है मलिक शेख ममरेज था, ठीक है। और जायसी आपको बता दें कि ये कुरूप थे, उतने अच्छे नहीं थे, थोड़े से काने भी थे, एक आंख जो है इनका वो ठीक ठाक से काम नहीं करता था, और उन्हें बाएं कान से भी बहुत कम सुनाई पड़ता था, ठीक है ना। सो जायसी ने ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, लगभग जो है 21 रचनाएं जायसी की मिलेंगी आपको, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख रचना है भाई वो है पद्मावत। ये ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, है ना। तो पद्मावत जो है सबसे बेस्ट रचना है मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके अलावा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, है ना, कान्हावत, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी भाई। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर भी आपके पद्मावत का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। मतलब पद्मावत का जो शुरू वाला चैप्टर है और पद्मावत का जो लास्ट वाला चैप्टर है, उन्हीं में से काट छाट के ये चैप्टर आपका बना हुआ है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जायसी की मृत्यु जो है वो 1548 के करीब में हो गई थी, ठीक है ना, इसी के अराउंड में हो गई थी। कंफर्म नहीं मिलेगा आपको, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका मतलब रेड से लिखा हुआ है जो ये आपका कविता है। इसका एक थीम समझ लो भाई कि यहाँ कवि ने जो है वो कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं कि वो जो है कहते हैं कि रूप और गुण दुनिया में ये 2 चीजें हैं, और यहाँ पे मतलब गुण ही प्रधान है, ठीक है। जो गुणवान है वही प्रधान है, गुण ही विशेषता है, रूप की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। विशेषता किस चीज की है भाई, गुण की है। आपके पास जो क्वालिटी है उसकी विशेषता है, इसी पे कवि ने फोकस किया है यहाँ पे, ठीक है ना। और उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे किन किन चीजों में जो है ये कमी तो है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसे गुण है जिनके कारण उनका नाम है। और अगर आप में वो क्वालिटी होगी, कोई गुण होगा, तो उन गुणों के आगे आपकी जो कमियां हैं वो मतलब ढक जाएंगी, ठीक है ना। जैसे जायसी जी में कमी थी कि ये मतलब कुरूप थे, ठीक है ना, काने थे, एक कान से कम सुनाई पड़ रहा था, ये सारी जो है इनकी कमी थी, लेकिन फिर भी इनमें वो क्वालिटी थी कि इन्होंने पद्मावत की रचना की, ठीक है, ये गुण था इनमें कि इन्होंने पद्मावत की रचना की। तो इस कारण से आप समझो कि गुण ही प्रधान है। हम लोग जायसी को इसलिए नहीं जानते हैं कि वो कुरूप थे, काने थे, हम लोग जायसी को इसलिए जानते हैं कि भाई उन्होंने पद्मावत की रचना की, ठीक है। तो वही चीज है, गुण की प्रधानता है, और उसी को इसमें उन्होंने बताया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन है आपका इस छंद का, ये पहला पंक्ति है आपका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 भागों में बटा हुआ है, कड़बक चैप्टर का नाम है, तो 2 भागों में ये बटा हुआ चैप्टर है।
पहला ही लाइन है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। एक नैन, ध्यान दीजिएगा भाई, कवि कहते हैं कि एक नैन के हैं वो, ठीक है। कवि जो है वो एक नैन के हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, जो हमारे मुहम्मद कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो एक नैन के हैं लेकिन वो गुणवान हैं। गुनी, गुनी का मतलब गुणवान है। कवि अपने बारे में लिखते हैं कि मैं एक ही आंख का हूं लेकिन एक नैन के होते हुए भी जायसी कह रहे हैं कि मैं गुणवान हूं। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, और जिन लोगों ने भी कवि को सुना, मतलब उनकी काव्य को पढ़ा, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने उनके काव्य को पढ़ा वही लोग, ठीक है, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, जिन लोगों ने कवि के काव्य को पढ़ा वो लोग मोहित हो गए, वो दंग रह गए, है ना। इनकी काव्य की विशेषताओं पर देखने लगे, इनके मतलब अवगुणों के तरफ किसी ने नहीं देखा, वो मोहित हो गया इनके ऊपर, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कि न उजियारा, ठीक है। कवि कहते हैं भाई, हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि चांद जैस, ठीक है, चांद के जैसा, जग विधि अवतारा, विधि ने, ईश्वर ने जो है हमको इस धरती पे चांद की तरह उतारा था, ठीक है ना। दीन कलंक, लेकिन होता है ना जैसे चांद में दाग होता है, वैसे ही दीन कलंक, ईश्वर ने हम में भी एक कलंक दे दिया कि न उजियारा, ठीक है। ईश्वर ने मतलब कि हमको उतारा तो था चांद की तरह, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मुझ में भी एक कलंक दे दिया, जैसे उस चांद में भी एक दाग है वैसे मुझ में भी एक दाग हो गया, ठीक है। लेकिन उससे कोई बात नहीं है, जग सूझा एक ही नैनाहा, उआ सूक अस नखतन माहा, ठीक है। लेकिन भले ही मुझ में कलंक है, लेकिन मैंने एक ही आंख से, एक ही नैन से मैंने इस दुनिया को समझा, इस जग को, जग सूझा एक ही नैना, नैना, ठीक है। नीचे सब कुछ व्याख्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि एक ही नैन से जो है, एक ही आंख से इनको पूरी की पूरी ये दुनिया जो है उनको इन्होंने समझा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपने काव्य से जो है इस पूरे संसार में जो है अपना इन्होंने प्रकाश फैलाया, ठीक है। कि न उजियारा मतलब पूरे संसार में इन्होंने जो है प्रकाश फैलाया। ठीक उसी तरीके से इन्होंने प्रकाश फैलाया, एक आंख से इन्होंने इनको इनको मतलब दुनिया का सूझ हुआ एक ही आंख से, और इन्होंने जो है अपने काव्य की जो इनकी प्रतिभा है उसको इन्होंने फैलाया, उसको प्रकाश के रूप में। उसी तरीके से, जिस तरीके से, जिस प्रकार उवा सूक अस नखतन माहा, जिस तरीके से वहां शुक्र जो है वो नक्षत्रों के बीच अपना प्रकाश फैलाता है। देखिएगा आप हमेशा जो है कि सभी तारों के अलावे जो है शुक्र की एक अलग अपनी महिमा है ना। तो जिस तरीके से उतने नक्षत्रों के बीच, उतने तारों के बीच अकेला शुक्र उदित है, प्रकाशमान है, उसी तरीके से मैं एक आंख का होता हुआ भी मैं मोहम्मद गुनी हूं, ठीक है। जिसने भी मुझको सुना वो विमोहित हो गया। भले ही ईश्वर ने मुझ में कमी दी, लेकिन एक आंख से ही मैंने जो है अपने काव्य को क्या किया, प्रकाशित किया। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं और कवि बताते हैं कि और किसमें क्या कमी रही, लेकिन उसके में कौन कौन से गुण हैं। आगे कहते हैं कवि कि जौ लही अम्ब ही डाभ न हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसका भावार्थ पूछता है हमेशा, भावार्थ नीचे लिखा हुआ है। जौ लही अम्ब ही डाभ न हुई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कवि कहते हैं कि जब तक जो है आम में डाभ नहीं होता है ना, डाभ समझते हो, देखना जब आम जो है, जब आम के फलने का सीजन आता है भाई, तो उसमें मोजर निकलता है, उसी को डाभ बोलते हैं, मंजरी निकलती है, उसी को डाभ बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक आम में डाभ नहीं होगा, वो नुकीला नुकीला जो है, जब तक वो मंजरी नहीं निकलेगी, ठीक है ना, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। हर एक चीज में एक कमी है, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छाई है वही वो सब कुछ है ना। आप जो है उसके भीतर जो क्वालिटी है वही उसको पहचान दिलाती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जौ लही अम्ब ही डाब ना हुई, जब तक आम में नुकीली डाब नहीं होती है ना, तब तौ लही सुगंध बसाई ना सोई, तब तक जो है वहां सुगंध का वास नहीं होता है। कीन समुद्र पानी जौ खारा,
तो अति भयाऊ असुज अपारा। जब तक समुद्र का पानी खड़ा नहीं होता, अगर सोचो कि समुद्र का जल भी झीलों की तरह मीठा होता तो क्या होता, क्या समुद्र की वो वैल्यू रह जाती? नहीं रहती। तो कीन है समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी जो है वो खारा है, वो नमकीन है। तो अति भयाऊ असुज अपारा, तभी तो वो इतना असुज है, कोई उसको समझ नहीं पाता, तभी तो वो इतना अपार है, इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना? तो वही कवि कहते हैं, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरियाग आकाशा। जब तक जो है सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया था, भगवान शंकर ने जब तक उसको नष्ट नहीं किया था, तब तक जो है वो भी सोने का नहीं हुआ था। जौ लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक आप कैसा भी सोना ले लीजिए, जब तक उसको वो कलंक का मतलब कि वो जो बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें सोने को जो है तपाया जाता है, ठीक है, वो मतलब घड़ी जो है, घड़ी, घड़ी का मतलब यहाँ पे ये बर्तन है घड़िया, जिसमें जो है सोने को तपाया जाता है। तो जब तक जो है सोने को उस घड़िया में तपाया नहीं जाता, उसमें उस बर्तन में तपाया नहीं जाता, उसको गलाया नहीं जाता, तब तक सोना भी जो है वो शुद्ध नहीं होता है, तब तक वो भी कच्ची धातु से सच्चा सोना नहीं होता है। तो हर एक चीज में मतलब क्वालिटी तभी आएगी जब उसमें उसमें क्या होगा, कोई दुख होगा, कोई परेशानी होगी, कोई व्याधा होगी। कभी कहते हैं कि लेकिन उसके बाद जो उसमें क्वालिटी आएगी, उस क्वालिटी की ही वैल्यू होगी। ठीक है ना? वही कवि कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। कवि कहते हैं कि जिस तरीके से इन सब चीजों में, जिस तरीके से आम में जो है वो जब तक डाब नहीं होती उसमें सुगंध नहीं होता, मतलब हर एक जगह क्वालिटी की बढ़ाई हो रही है, तो वही कहते हैं कि मुझ में भी वो क्वालिटी है, मुझ में भी जो है वो गुण है, और उन्हीं गुणों के कारण एक नैन जस दर्पण, उन्हीं गुणों के कारण एक आंख का होते हुए भी मेरे ये आंख जो है जस दर्पण, दर्पण के जैसे हैं। ठीक है? औते ही निर्मल भाव, जो निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, स्वच्छ भावना वाले हैं, और मेरी इसी गुण के कारण जो है सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। मेरे इसी गुण के कारण जो है जितने भी रूपवान लोग हैं, जितने भी रूप वाले लोग हैं, मेरे इस गुण के कारण, है ना, मुझसे मतलब मेरे मुख की तरफ जो है ताक करके कुछ पाने की इच्छा किए रहते हैं। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में आपका जो गुण है, आपकी जो क्वालिटी है, वही सर्वोत्तम है, रूप जो है मायने नहीं रखता है। ठीक है? थैंक यू सो मच। आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।